Hello friends, welcome on my UPSC. This is daily basis current affairs MCQ series. And if you are preparing for UPSC civil services and state PSC exams, it will boost your preparation level. Today we are going to discuss some important current affairs MCQs of 28th October 2020. Let's begin. Question number first. What was the mandate of the KS Radhakrishnan committee? देखिए, लास्ट वीक हमने ऐसे ही क्वेश्चन डिस्कस किए थे. वो क्वेश्चन था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे. अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जो इम्प्लीमेंट की है 2020. तो आपके एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन श्योरली आने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी सारी कमेटीज गवर्नमेंट ने है जो अभी इनको गाइड किया है कि भाई आप डिफरेंट फील्ड्स के लिए अलग अलग कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है. इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो जो KS राधाकृष्णन कमेटी है वो किससे रिलेटेड है, उस कमेटी ने क्या मैंडेट दिया है, वो किस चीज़ का समर्थन करते हैं. So KS Radhakrishnan committee is associated with road safety in India. Okay, third one is the correct answer. सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूट की है ये कमेटी, और सुप्रीम कोर्ट्स रोड सेफ्टी कमेटी हेडेड द जस्टिस KS Radhakrishnan was formed by the apex court on the basis of a PIL to measure and monitor the implementation of road safety लॉज इन द कंट्री. और ये 2015 में कॉन्स्टिट्यूट की थी सुप्रीम कोर्ट ने. अपने गाइडेंस में सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में ये कमेटी बनाई थी. और ये कमेटी है जो एक PIL फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में. जो PIL होती है कोई पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है, जनहित याचिका बोलते हैं जिसको. उसके बेस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी. इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है रोड सेफ्टी इन इंडिया. तो आपको ध्यान रखना है कि KS राधाकृष्णन कमेटी इज एसोसिएटेड विथ रोड सेफ्टी इन इंडिया. मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दूं कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इस कमेटी के चेयरमैन कौन थे. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कमेटी जो बनाई है एजुकेशन पॉलिसी, उस कमेटी के चेयरमैन थे साइंटिस्ट डॉक्टर K कस्तूरीरंगन. आप ये नोट कर लीजिए कहीं या ध्यान रखिएगा, डॉक्टर K कस्तूरीरंगन. और ये जो सेकंड है कंजर्वेशन ऑफ इको सेंसिटिव जोन्स, इसके लिए जो कमेटी बनाई थी उसके चेयरमैन हैं श्री प्रणव सेन. प्रणव सेन वाज द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी. एंड लास्ट वन दिस पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी. पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज थे जस्टिस BN श्री कृष्णा. तो ये आप ध्यान रखिएगा. ये जो कमेटीज हैं इनकी कोई अलग से ही आप एक नोट डाउन कर लीजिए कहीं पे, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट, snow leopard is listed as a vulnerable species under the IUCN रेड लिस्ट. देखिए ये IUCN रेड लिस्ट है जो आपको हर वीक में एक क्वेश्चन इसका मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है. IUCN का काम है जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है और ये स्पेसीज से रिलेटेड है. तो आपको इसके बारे में ज़रूर पढ़ना पड़ेगा. IUCN के बारे में है जो आप इसके बारे में ज़रूर पढ़ना. India is party to the Global Snow Leopard and Ecosystem Protection Program. Himal Sanrakshan is a community volunteer program for protection of snow leopards. Which of the statements given above are correct? देखिए हम बात करते हैं पहले स्टेटमेंट की. स्टेट फर्स्ट, स्नो लियोपार्ड आर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज वल्नरेबल ऑन द IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज.
it is officially recognized in IUCN Red List. Okay, so first statement is correct statement. Because their general population trend is thought to be decreasing. Localized extinction are believed to have occurred in some areas of the former Soviet Union, including Kyrgyzstan. तो ये काफ़ी लोकल लोग जहाँ पे ये स्नो लियोपार्ड्स होते हैं, तो वहाँ के लोकल्स हैं जो वो ये बिलीव करते हैं कि ये धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रहे हैं या डिक्रीज हो रही है इनकी पॉपुलेशन, इसलिए IUCN ने है जो इसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है एज ए वल्नरेबल लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पेसीज. फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट. सेकेंड स्टेटमेंट, India is party to the Global Snow Leopard and Ecosystem Protection Program. This statement is also correct statement. Because India is also party to the Global Snow Leopard and Ecosystem Program since 2013. 2013 से ही इंडिया इसका पार्टी है. ग्लोबल स्नो लियोपार्ड जो इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम है. So second statement is also correct. Third statement, in India their geographical range encompasses a large part of the western Himalayas, including the states and UTs of J&K, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim and Arunachal Pradesh. So यहाँ पे है जो एक अभी रिसेंटली मैंने जो बताए हैं आपको कुछ स्टेट और यूटी, जैसे जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है. रिसेंटली एक वर्चुअल मीट हुई है कम्युनिटी वॉलंटियर प्रोग्राम जिसका नाम है हिमाल संरक्षक. ये लॉन्च किया है, किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने, फॉर स्नो लियोपार्ड कंजर्वेशन के लिए. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है उसने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, अभी रिसेंटली किया है वर्चुअल मीट में. ये ध्यान रखिएगा आप, यूपीएससी में लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया है, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया है. हमेशा यूपीएससी में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं. IUCN या ये जो डिफरेंट एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के या स्पीसीज प्रोटेक्शन के प्रोग्राम है, यूपीएससी रिपीटेडली पूछता है. सो ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट स्टेटमेंट. सो फोर्थ वन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इंडिया चाइना का है जो ये काफ़ी चल रहा है बॉर्डर क्लैश और काफ़ी टेंशन चल रहा है वहाँ पे. अभी रिसेंटली यस्टरडे भी जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया है. तो अभी इंडिया भी है जो अग्रेसिव है उस बॉर्डर पे, ऐसा नहीं है कि इंडिया पीछे हट रहा है. तो ये क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन है जो आपके सामने आएंगे, एग्जाम में भी आएंगे, क्योंकि ये काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक्स है करंट के. रिसेंटली अगर कि आप में से किसी ने यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया हो, अभी तो इसी डिस्प्यूट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था ग्लेशियर का कि वो कहाँ पे सिचुएटेड है. सियाचिन ग्लेशियर का क्वेश्चन आया था. सो इस क्वेश्चन की बात करते हैं. द गलवान रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर. ठीक है, गलवान रिवर की पे ही क्लैश चल रहा है गलवान वैली में. द गलवान वैली इज एक्चुअली ए लैंड दैट silts between steep mountains that buffet the Galwan River. The river has its source in Aksai Chin. अक्साई चीन जो अभी चाइना के उसमें है कंट्रोल में, ऑन चाइना साइड ऑफ द LAC and it flows from the east to Ladakh where it meets the Shok River on the, मैं आपको मैप में बता देता हूँ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. देखिए ये जो है चाइना की मेन टेंशन ये है, अदरवाइज पहले इतना बॉर्डर पे टेंशन नहीं था. अब चाइना को प्रॉब्लम इससे है. ये जो DSDBO रोड है, दरबुक शौक दौलत बेग ओल्डी रोड, ये बोलते हैं इसको, दरबुक शौक दौलत बेग ओल्डी रोड.
ये रोड इंडिया ने अभी रिसेंटली कंप्लीट कर लिया यहाँ तक, और ये रोड जो अभी मैं बता रहा हूँ आपको, सियाचिन ग्लेशियर इसके ऊपर है और ये वहाँ तक जा रहा है। बात चाइना को प्रॉब्लम क्यों है कि यहाँ पे अक्साई चीन है, इधर अक्साई चीन के ऊपर जाके बैठ गए हम, तो चाइना को ये टेंशन हो रही है कि हम उनके ऊपर बैठ गए हैं जाके, हमारा कब्जा है यहाँ पे। ये LAC है और गलवान रिवर ये है। सो गलवान रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ शॉक रिवर, ये शॉक रिवर है, और ये है जो गलवान वैली है। ये जो आप न्यूज़ में 14 पॉइंट, 15 पॉइंट, 16 पॉइंट ये सुनते होंगे, ये पॉइंट 14, 15 ये यही है, ये गलवान रिवर है। तो आपको ये ध्यान रखना है, और इसके आसपास और भी जो रिवर हैं इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, आप ये ज़रूर एक बार पढ़ना इनको है। जो ये इस तरीके के क्वेश्चन किसी भी एग्जाम्स में आ सकते हैं, UPSC नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो करेक्ट आंसर इज शॉक रिवर। गलवान रिवर किसके ट्रिब्यूटरी है? इट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ शॉक रिवर। Which of the following statement are correct regarding the Indus Valley civilization? Indus Valley civilization, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे इसमें क्या करंट अफेयर आ गया। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसका एक्सकेवेशन कैरिड आउट हुआ था 1920 में। जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया है उसने कैरिड आउट किया था इसका एक्सकेवेशन 1920s में। आपने मोहनजोदड़ो, हड़प्पा वर अनर्थ एट दैट टाइम। सो द ईयर 2020 मार्क्स 100 years ऑफ द डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। एक तो इसको 100 साल हो गए हैं, और जब भी किसी चीज़ को 25 years, 50 years, 75 years एंड 100 years ये कंप्लीट होता है तो UPSC उन पे फोकस रखता है, UPSC का ध्यान रहता है। या और कोई एग्ज़ाम ले लीजिए, स्टेट PSC वगैरह, तो सब में इस तरीके के क्वेश्चन है जो आते हैं, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से उठा है। तो अभी 100 साल हो गए इसको, तो ये क्वेश्चन आप है जो एग्ज़ाम में मान के चलिए किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। एक तो इस वजह से इम्पोर्टेंट है। दूसरा ये, अब करंट का टॉपिक कैसे हुआ? करंट का टॉपिक इसलिए हुआ है कि ये जो सर्वे चल रहा था इसका, ये जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का भी एक सर्वे आया है, इसकी रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि यहाँ पे कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स के प्रूफ मिले हैं। न्यू स्टडी शोन दैट डेयरी प्रोडक्ट्स वर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द हड़प्पन्स एज फार बैक एज 2500 BC। सो ये काफ़ी न्यू है कि हम आज डेयरी प्रोडक्शन पे बिलीव कर रहे हैं या उसको जो बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन ये डेयरी प्रोडक्शन का उस टाइम पे था। हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा है उस टाइम पे भी उसके कुछ एविडेंस अभी रिसेंटली जो रिपोर्ट आई है उसमें मिले हैं। सो आप इस क्वेश्चन को सीरियसली लीजिएगा। इस क्वेश्चन की बात करते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन? फर्स्ट स्टेटमेंट, एविडेंस शोज दैट पीपल वॉर कॉटन गारमेंट्स इन IBC। इसमें यह एविडेंस मिला है कि वहाँ कॉटन के जो गारमेंट्स हैं वो पहनते थे लोग। सेकेंड वन, wheat and barley constituted the staple food. So both these statements are correct. Okay, ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और आप यहाँ से अपने नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statements regarding the treaty on the prohibition of nuclear weapons। देखिए, पहले आपने एक नाम सुना होगा NPT, कि
इंडिया एनपीटी का मेंबर नहीं है, इसको ये ट्रेटी साइन करनी पड़ेगी, जब ही न्यूक्लियर जो मेंबर है यूनाइटेड नेशन के उसका मेंबर बना जाएगा। तो अब ये चर्चा में आया है टॉपिक बिकॉज recently United Nations announced that 50 countries have ratified a UN treaty to ban nuclear weapons, triggering its entry into force in 90 days. ओके, यूनाइटेड नेशन ने अनाउंस किया है कि ये 50 कंट्री है जो भी बैन करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स विद इन 90 डेज। सो ये क्वेश्चन चर्चा में है। हम स्टेटमेंट्स की बात करते हैं, कौन सा आंसर सही है। इट बैन्स द यूज, पोजेशन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स अंडर इंटरनेशनल लॉ। ओके, इंडिया इज ए सिग्नेटरी ऑफ दिस ट्रेटी। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन ट्रेटी, इसमें यह है कि इट टॉक्स अबाउट द बैन ऑफ यूज, पोजेशन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियर वेपन अंडर इंटरनेशनल लॉ। सो स्टेटमेंट फर्स्ट इज सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। दिस इज नॉट राइट बिकॉज इंडिया इज नॉट ए सिग्नेटरी ऑफ दिस ट्रेटी। इंडिया ने ये जो 2017 में यूनाइटेड नेशन में 193 मेंबर्स हैं जनरल असेंबली के, वहाँ पे वोट इसके फेवर में 122 ने ही किया था। इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया एंड इजराइल बायकॉटेड द नेगोशिएशन एंड द वोट ऑन द ट्रेटी अलोंग विथ मैनी ऑफ देयर अलायंस। सो इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इजराइल ने इसका बायकॉट किया था, वोट नहीं किया था इस पर, बिकॉज चाइना वाज फेवर इन पाकिस्तान कि इफ अगर आप इंडिया को इसका मेंबर बना रहे हैं तो पाकिस्तान भी होना चाहिए। सो ये उस टाइम पे नहीं हो पाया था, अभी चल रहा है और यूएन ने नया इस पे अनाउंस किया है। कोई भी डाउट हो तो आप ये टॉपिक ज़रूर गूगल करके अपने खुद के भी नोट्स बना सकते हैं। यहाँ से आपको टॉपिक का भी एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या करंट अफेयर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statements regarding the e-संजीवनी प्लेटफॉर्म। ई-संजीवनी प्लेटफॉर्म क्या है? ई-संजीवनी प्लेटफॉर्म इज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लैगशिप टेलीमेडिसिन टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ओके, ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है टेलीमेडिसिन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का, और टेलीमेडिसिन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का सेंटर कहाँ है? जो जिसको बोलते हैं हम डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सेंटर। ये जो डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सेंटर है ये है मोहाली में। ये पीएससी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है इसका क्वेश्चन कि ये कहाँ पे है, मोहाली में है, या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो ई संजीवनी किस जो इस प्रोग्राम है किससे रिलेटेड है? टेलीमेडिसिन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इट इज ए वेब बेस्ड टेलीमेडिसिन सॉल्यूशन। सो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है फर्स्ट वन। इट हैज़ बिन डेवलप्ड बाय सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक, ये भी मैंने आपको बताया जिसका है जो मोहाली में है ये। तो ये दोनों स्टेटमेंट ही करेक्ट है। सो both first and second are the right statements. Answer is third one. Yeah. So if you guys found the these questions useful for your competitive exams, so please subscribe. Thank you so much. Best wishes for your exams. Thank you.